नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी के साथ आज 7 जनवरी की हमारी करंट अफेयर की क्लास अभी हम स्टार्ट करेंगे। जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, जहाँ पे हम पढ़ेंगे करेंसी इन सर्कुलेशन। साथ ही साथ सावित्री बाई और ज्योतिराव फुले जी के बारे में पढ़ेंगे। द जैन कम्युनिटी हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग। तो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा मुद्दा यहाँ पे देखेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश फॉर थर्मल पावर प्लांट्स, तो इसके अंदर भी एक नया नोटिफिकेशन आया है, तो उसको पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा फ्लाई ऐश से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे सीमेंट आपको दिख रही है, ये है फ्लाई ऐश। तो देखने में स्ट्रक्चर वाइज और जो इनकी फील है एक जैसी सी है। ठीक है, बिल्कुल फाइन पाउडर होते हैं दोनों के दोनों। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने क्लैरिफाई किया है about compliance date for the complete utilization of fly ash for the TPP in new notification। जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें से जितनी भी फ्लाई ऐश निकलती है उनके कंप्लीट यूटिलाइजेशन को लेके जो कंप्लाइंस डेट है उसके ऊपर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्लैरिफिकेशन दिया है अपने नए नोटिफिकेशन के अंदर। What is fly ash? Fly ash is an unwanted, unburnt residue of coal combustion। जैसे ही कोयला कंबशन होता है, जलता है जब थर्मल पावर प्लांट के अंदर, तो उस टाइम पे उनके कुछ अनबर्न पार्टिकल्स रह जाते हैं जो कि फ्लाई ऐश के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है, फ्लाई ऐश। जैसे ही कोयला बर्न होता है उस टाइम पे मैनी गैसेस वहाँ से क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उन्हीं के साथ ये भी फ्लाई ऐश भी एमिट होना स्टार्ट हो जाता है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं उनके अंदर जाके कलेक्ट हो जाता है। फिर फ्लाई ऐश को कलेक्ट कर लिया जाता है प्रेसिपिटेटर्स की हेल्प से, और बाद में उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, वेट स्लरी के अंदर। जिससे है ना, जो उसकी फ्यूजिटिव डस्ट एमिशन है, उसका जो डस्ट पार्टिकल है कहीं उड़ के वो फैल ना जाए, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए इसको स्लरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब स्लरी फॉर्म क्या होती है, मान लो जितनी भी ये फ्लाई ऐश थी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर है ना पानी मिला देंगे या कुछ भी लिक्विड वगैरह मिला देंगे। उसके बाद इसको, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी हो जाएगी और उसको फिर पाइप्स के थ्रू वहाँ से दूसरी जगह पे क्या कर लिया जाएगा, मूव कर लिया जाएगा। जितने भी ऐश पॉन्ड बना रखे होते हैं उनके अंदर स्लरी पाइपलाइंस के थ्रू इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ फ्लाई ऐश डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ कोल बीइंग बर्न। जो कोयला वहाँ पे जलाया जा रहा है उसके क्या कंपोजिशन है, उन्हीं पे डिपेंड करता है कि फ्लाई ऐश के अंदर कौन से पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। जनरली इसके अंदर क्या क्या होता है, बेरिलियम होता है, आर्सेनिक, अनबर्न कार्बन होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, डाइऑक्सिन, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर आपको पाया जाएगा। दीज एलिमेंट्स आर सीवियर एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंट पोल्यूशन भी होता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फ्लाई ऐश की, ये रिजेंबल करती है पोर्टलैंड सीमेंट से, बट केमिकली ये काफ़ी डिफरेंट है उससे। पोर्टलैंड सीमेंट कैसे बनती है, इज़ ए बाइंडिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फाइनली ग्राउंडेड पाउडर दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग एंड ग्राइंडिंग अ मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले। लाइमस्टोन और क्ले के जो मिक्सचर हैं उनको ग्राउंड करते हैं, पीसते हैं बिल्कुल फाइन पाउडर के अंदर। बाद में उसको बर्न किया जाता है और उसके बाद जाके पोर्टलैंड सीमेंट बन के तैयार होती है। और उसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या होता है, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ये सब उसकी केमिकल कंपोजिशन है जो कि इससे काफ़ी डिफरेंट है। और इसके अंदर भी क्या है ना, एग्जिबिट सीमेंटेनियस प्रॉपर्टीज़। ए सीमेंटिशियस मटेरियल इज़ वन दैट इज हार्डन्स व्हेन मिक्स विद वाटर। तो सीमेंट वाला मटेरियल कौन सा होता है, अगर उसके अंदर हमने क्या ना वाटर मिक्स कर दिया, ठीक है, और वाटर मिक्स करते ही वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन कंक्रीट, सीमेंट प्रोडक्ट्स, रोड बेस्ड एंड मेटल रिकवरी एंड मिनरल फिलर्स एंड अमंग अदर्स। कि भाई रोड वगैरह बनाने में, मेटल की रिकवरी करने के अंदर, मिनरल्स फिलर के रूप पे, या सीमेंट के प्रोडक्ट्स के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट की बात करें तो फ्लाई एश पार्टिकल्स आर टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स, ये तो हमने देख ही लिया। और इनकी वजह से हार्ट की डिजीज़, कैंसर, रेस्पिरेटरी सांस लेने की बीमारियां और स्ट्रोक, जो हमको अटैक वगैरह आ जाते हैं ना, हार्ट अटैक आना, तो इस तरह की बीमारियां होना इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। व्हेन कंबाइंड विद वाटर दे कोज लीचिंग ऑफ हैवी मेटल्स इन द ग्राउंड वाटर। तो क्या है ना, अगर इस
के अंदर हम ज़्यादा मात्रा के अंदर पानी मिला दें, तो जो जो इसके अंदर हैवी मेटल्स हैं, वो छन के हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर जाके मिल जाएँगे। जिससे जो ग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूटेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और बीमारियाँ होने का ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा। इट आल्सो पोल्यूट्स द सोइल एंड अफेक्ट्स द रूट डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ द ट्री। तो क्या है ना, इसकी वजह से सोइल पॉल्यूशन भी होता है। इतना फाइन होता है, इतना इसका जो पार्टिकल है इतना बारीक होता है ना, कि सोइल के थ्रू होते हुए जो रूट्स हैं ट्री की वहाँ पे जाके ये अटक जाता है और उन रूट्स को फिर क्या करना, ख़राब करना स्टार्ट कर देता है। उससे जो प्लांट की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो भी पूरा रुक जाता है। ग्रॉस अंडर यूटिलाइजेशन की बात करें तो जो फ्लाई ऐश है उसका ढंग से यूज़ नहीं किया जा रहा था। ठीक है, जो कई सालों से ऐसा ही चल रहा था, जिसकी वजह से 1670 मिलियन टन फ्लाई ऐश इकट्ठा हो गई, अकॉर्डिंग टू द समरी ऑफ ऐश जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग 2020-21। 2020-21 के अंदर ही 1670 मिलियन टन फ्लाई ऐश अभी इकट्ठी हुई पड़ी है। रिलेटिव इनिशिएटिव्स की बात करें तो अर्लियर इन 2021 एनटीपीसी लिमिटेड हैज़ इनवाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेल ऑफ फ्लाई ऐश, कि भाई अगर कोई इसको ख़रीदना चाहता है तो एनटीपीसी उसको प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ एनटीपीसी ने कोलैबोरेट किया है सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ में ऑल ओवर द कंट्री टू सप्लाई फ्लाई ऐश, कि भाई उनको फ्लाई ऐश हम प्रोवाइड करेंगे ताकि वो उसको कहना सीमेंट के अंदर या फिर कई जगह पे यूज़ कर सके। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में भी न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया, जहाँ पे फ्लाई एश ब्रिक्स का यूज़ किया गया था, जो कि काफ़ी इनोवेटिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली रही थी। इवन द स्टेट गवर्नमेंट हैव कम आउट विद फ्लाई एश यूटिलाइजेशन पॉलिसीज़। महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द पॉलिसी। फिर इनके लिए फ्लाई एश जनरेशन के लिए और उसकी यूटिलाइजेशन के लिए एक पोर्टल बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, एस ट्रैक। इसको लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और जीएसटी के रेट्स की बात करें तो फ्लाई एस के अंदर उनको भी घटा दिया गया करीबन 5% तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, करेंसी इन सर्कुलेशन। करीबन 6 साल 2 महीने पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था डिमोनेटाइजेशन 2016 के अंदर, जहाँ पे 500 और जो हज़ार की करेंसी है वो बिल्कुल बैन कर दी गई थी, ताकि जितने भी नकली नोट्स मार्केट के अंदर थे वो ख़त्म हो जाए, और साथ ही साथ जो जिन लोगों ने ब्लैक मनी एक्यूमुलेट कर रखी थी, इकट्ठी कर रखी थी, वो सामने आ जाए। व्हाट इज़ करेंसी सर्कुलेशन? तो करेंसी इन सर्कुलेशन क्या है? देखिए यहाँ पे, अगर आप कोई भी चीज़ें खरीदते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, तो उस टाइम पे जो पैसे सर्कुलेट होते हैं, जो भी कैश सर्कुलेट होता है, उसको बोलते हैं करेंसी का सर्कुलेशन होना। है ना, आपने कोई भी बिजनेस किया, कोई भी सामान खरीदा, तो आपने उसके बदले में उनको करेंसी पे की, कुछ पैसे पे किए, और उसी का सर्कुलेशन को बोलते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन इन ए कंट्री। करेंसी इन सर्कुलेशन एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और कंट्रीज मनी सप्लाई। तो करंट कंट्री की, देश की जो मनी सप्लाई है उसका अहम हिस्सा है, कंपोनेंट है करेंसी, जो कि सर्कुलेशन के अंदर है। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल बैंक पे अटेंशन टू द अमाउंट ऑफ फिजिकल करेंसी इन सर्कुलेशन बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड एसेट क्लासेस। जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि आरबीआई बैंक की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, वो इस पे पूरा ध्यान रखती है कि देश के अंदर जो फिजिकल करेंसी है, लाइक जितने भी पैसे जो हार्ड मनी हम अपने जेब के अंदर रखते हैं, उसका सर्कुलेशन कितना हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है मोस्ट लिक्विड एसेट। मतलब वो सबसे ज़रूरी एसेट है हमारा, जिसकी वजह से हम एनी टाइम कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं। सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, रुपीज़ होते हैं, ठीक है, स्मॉल कॉइन होते हैं, कैश होता है, जो भी 10 20 50 या फिर 100 500 2000 के नोट्स होते हैं, सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। और सबसे बड़ी बात शायद आधों को पता होगी और कईयों को तो पता भी नहीं होगी, कि आरबीआई के पास राइट है नोट छापने का। ये तो आपको पता है ना, कि नोट कौन छापता है, आरबीआई छापता है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जितने भी सिक्के होते हैं ना, सिक्के छापने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। भारत सरकार ही कॉइन्स को मैन्युफैक्चर कर सकती है और उनको सप्लाई करती है फिर आरबीआई को। जब आरबीआई डिमांड करता है कि हमको इतने सिक्के चाहिए, और उनका जो रेट है ना, लाइक 1 के चाहिए या 5 के चाहिए, तो वो क्वांटिटी अपनी बता देते हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है और आरबीआई को सौंप देती है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ मनी सप्लाई।
द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, जो भी जितना भी टोटल स्टॉक है ना मनी का, जो कि सर्कुलेशन के अंदर है, पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर है, एट ए पर्टिकुलर टाइम, उसको कहते हैं मनी सप्लाई। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इज डिफरेंट फ्रॉम द टोटल सप्लाई ऑफ मनी। जो स्टॉक ऑफ मनी है एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो डिफरेंट है किससे? सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी जो मार्केट के अंदर अभी घूम रही है, ठीक है। स्टॉक ऑफ मनी जो अभी हमारे पास है, जिससे हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आरबीआई पब्लिशेस फिगर फॉर द फोर अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो आरबीआई कैसे डिनोट करता है मनी सप्लाई को? M1, M2, M3 और M4 के उसके अंदर, ठीक है। M1 के अंदर क्या क्या आता है? यहाँ पे आता है CU प्लस DT। CU के अंदर क्या आता है? सारे करेंसी, ठीक है, जो कि नोट्स भी हो सकते हैं और कॉइन्स भी, यानी कि नोट्स और प्लस में कॉइन्स, ठीक है, 10, 20, 50, 100, 1000, और जो कॉइन्स 1, 2, 5 जितने के भी कॉइन करेंसी होती है उनको मिला के, और प्लस में जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं हमारे बैंक के, उनको मिला के, उसको क्या किस में डिनोट करता है आरबीआई? M1 के अंदर। फिर बात करते हैं M2 के अंदर। M2 के अंदर क्या आएगा? M1। और M1 को अगर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या आएगा? CU प्लस DD, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब करेंसी भी आ गई सारी तरह की, और डिमांड डिपॉजिट भी आ गए, और साथ ही साथ जो आपने सेविंग डिपॉजिट कर रखी है पोस्ट ऑफिस बैंक के अंदर, वो भी आ गए। तो M1 और M2 हमने देख लिया। अब पहुंचते M3 के अंदर। M3 के अंदर M1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, जिसके अंदर डिमांड डिपॉजिट भी आ गए, और करेंसी जो नोट्स और हमारे कॉइन्स आ गए। फिर यहाँ पे बात करते हैं, जो हमने पैसे डिपॉजिट कर रखे कमर्शियल बैंक के अंदर। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की बात चल रही थी, यहाँ पे कमर्शियल बैंक की बात आ गई, तो उसको डिनोट करेंगे M3 से। अब बात करते हैं M4 के बारे में। M4 के अंदर M3 भी आएगा, ठीक है, और साथ ही साथ M3 के अंदर क्या आ गया? M1 प्लस में कमर्शियल बैंक, और यहाँ पे M4 के अंदर क्या आ गया? करेंसी आ गया, डिमांड डिपॉजिट आ गया, प्लस में जो कमर्शियल बैंक का वो भी आ गया, और साथ ही साथ में यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाला भी आ गया, मतलब सारा का सारा मिला दिए M4 के अंदर। अब बात करते हैं M1 और M2 को बोला जाता है नैरो मनी, और M3 और M4 को बोला जाता है ब्रॉड मनी। ये छोटी छोटी सी टर्म है, इनको याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर ये टर्म्स भी डाल दी जाती हैं। M1 काफ़ी लिक्विड एसेट माना जाता है, और जो कि ईजीएस्ट वे ऑफ ट्रांजैक्शन है, जबकि M4 है वो काफ़ी लीस्ट लिक्विड है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ज़्यादातर पैसा बैंक के अंदर होता है, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी, और प्लस में क्या कहते हैं ये, कमर्शियल बैंक के अंदर भी। जबकि M1 के अंदर क्या होता है? कैश ज़्यादा होता है, प्लस में जो डिमांड डिपॉजिट है हमारा, वो भी हमारे साथ में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सावित्री बाई जी और ज्योतिराव फुले के बारे में। रिसेंटली जो महाराष्ट्र के गवर्नर है, उनको क्रिटिसाइज किया गया एलिजली फॉर मॉकिंग 19th century सोशल रिफॉर्मर सावित्री बाई एंड ज्योतिराव फुले फॉर गेटिंग मैरिड एट अ यंग स्टेज। कि भाई इनकी शादी है ना काफ़ी यंग एज में हो गई थी, और उसी चीज़ को मॉक कर रहे थे महाराष्ट्र के गवर्नर, जिसके बाद में उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। हु वॉज द सावित्री बाई एंड ज्योतिराव फुले? तो ये भी देख लेते हैं। 1840 के अंदर जब चाइल्ड मैरिज काफ़ी कॉमन थी, उस टाइम पे सावित्री एट द एज ऑफ 10, जो सावित्री जी हैं उनकी एज कितनी थी? 10 साल। उनकी शादी कर दी गई ज्योतिराव जी के साथ में, जिनकी उम्र उस टाइम पे 13 साल थी। द कपल लेटर इन लाइफ स्ट्रो टू अपोज चाइल्ड मैरिज। जैसे ही ये कपल बाद में इन्होंने किसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया? चाइल्ड मैरिज को। और इन्होंने ऑर्गेनाइज भी किया विडो मैरिज के बारे में भी। ज्योतिराव फुले जी के बारे में पूरा देखते हैं अभी। ही वॉज एन इंडियन सोशलिस्ट एक्टिविस्ट, थिंकर, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर, और राइटर भी थे महाराष्ट्र से। और उनको ज्योतिराव फुले के नाम से भी जाना जाता था, ज्योतिबा फुले, सॉरी। एजुकेशन की बात करें तो 1841 के अंदर ज्योतिबा फुले वाज एंट्रोल एट स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल, पुणे, जहाँ से उनकी एजुकेशन पूरी हुई। आइडियोलॉजी की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी बेस्ड थी लिबर्टी पे, कि आपके पास हर तरह की क्या होने चाहिए? राइट्स होने चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, कोई भी काम धंधा कर सकते हो, आपकी सोच आपकी खुद की है, ठीक है। इगैलिटरेनियज्म और सोशलिज्म, तो ये सब इन्हीं के बेस पे इनकी आइडियोलॉजी थी। फुले वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस पेन्स बुक, जिसका टाइटल क्या था? राइट ऑफ मैन, एंड बिलीव दैट द ओनली सॉल्यूशन टू कॉम्बैट द सोशल इविल वाज द एनलाइटमेंट ऑफ वुमेन एंड मेंबर ऑफ द लोअर कास्ट। जो भी लोअर कास्ट के मेंबर्स थे और जो भी वुमेंस थी, उनकी एजुकेशन
ही सबसे बड़ा साधन है कि उनको इस दलदल से निकाला जा सके। उनके मेजर पब्लिकेशन की बात करें तो तृतीय रत्न, पाउडा, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले, यांचा, गुलामगिरी, सेतकराचा, अशुद्ध, ये सब इनके द्वारा लिखे गए थे। और टाइटल ऑफ महात्मा किसने इनको दिया था? तो वो दिया गया था 11 मई 1888 में। किसके द्वारा? सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थे महाराष्ट्र के एक, जिनका नाम था विठ्ठलराव कृष्णाजी वांदेकर। सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो ज्योतिराव द रिवोल्यूशन दैट ही वॉज ऑब्जर्व द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ यंग गर्ल्स एंड वुमेन्स, कि भाई लड़कियों के लिए और औरतों के लिए जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम पे काफ़ी कम थी। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी जो इनकी जो पत्नी थी, इनकी जो वाइफ थी, उनको घर पे पढ़ाना स्टार्ट किया और उनको ट्रेन किया टू बिकम ए टीचर। ही रियलाइज दैट पैथेटिक कंडीशन ऑफ विडोज एंड established an ashram for the young widows and eventually became an advocate of idea of widow remarriage। तो क्या था ना, इन्होंने देखा कि उस समय पे जो विधवाएं थी उनकी कंडीशन काफ़ी खराब थी और उनके लिए इन्होंने एक आश्रम का गठन किया। ठीक है, आश्रम बनाया। और बाद में जो आइडिया था विडो की रिमैरिज का, कि वो ये जो यंग गर्ल्स थी जो काफ़ी कम उम्र के अंदर जिनके हस्बैंड वगैरह एक्सपायर हो जाते थे, तो उनकी दोबारा शादी कराने के उसके अंदर ये स्टार्ट हो गए कि भाई इनकी भी दोबारा शादी होनी चाहिए ताकि एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सके। ही अटैक्ड द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिन्स एंड अपर कास्ट एंड टर्म देम हिपोक्रेट्स। 1868 के अंदर ज्योतिराव ने कंस्ट्रक्ट किया एक कॉमन बाथिंग टैंक आउटसाइड हिज होम टू एग्जिबिट द एम्बेसिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन बींग्स एंड विस्ड टू डाइन विथ एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट। तो क्या है ना, अपने घर घर के बाहर इन्होंने एक कॉमन बाथिंग टैंक बनाया और घर के अंदर सभी को वेलकम किया कि भाई सब यहाँ पे, चाहे कोई भी उनकी कास्ट हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इनके लिए सब बराबर थे कि भाई यहाँ पे आके सब हम एक साथ यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं। तो इस तरह की सोच रखते थे ये। और इन्हीं आइडियाज़ से इंस्पायर होकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, स्टेलवर्ट, इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि जो जाति का भेदभाव लोग करते थे उसके खिलाफ ये भी खड़े हुए। किससे प्रेरित होके? ज्योतिराव फुले जी के काम से प्रेरित होके। और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले टर्म यूज़ की गई थी दलित की। अब बात करते हैं सावित्री बाई फुले के बारे में। 1852 के अंदर सावित्री बाई जी ने स्टार्ट किया महिला सेवा मंडल, जिसका काम था अवेयरनेस रेज करना अबाउट वुमेन्स राइट। सावित्री बाई कॉल्ड फॉर अ वुमेन गैदरिंग वेयर मेंबर्स ऑफ ऑल कास्ट, हर कास्ट के मेंबर्स वेलकम थे और साथ में बैठ के सेम मैटर्स पे कुछ भी मतलब आगे की अपनी रणनीतियाँ क्या करते थे, डिस्कस करते थे। उन्होंने फिर पब्लिश किया काव्या फुले 1854 के अंदर, बावन काशी सुबोध रत्नाकर 1892 के अंदर। एक इनकी पोएम थी गो गेट एजुकेशन, जहाँ पे वो अर्ज करती थी ओप्रेस्ड कम्युनिटीज़ को कि आप जाके एजुकेशन लो और जो ये चेन है ऑपरेशन की इसको तोड़िए। शी साइमल्टेनियसली कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज वाइल सपोर्टिंग विडो रीमैरिज, कि भाई ये किसको सपोर्ट करते थे? विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे ये। शी इनिशिएटेड द फर्स्ट सत्यशोधक मैरिज, जहाँ पे कोई भी डौरी नहीं ली गई, ना ही कोई ब्राह्मण प्राइस थे और ना ही ब्राह्मणिकल रिचुअल से वो शादी हुई। कब? 1873 के अंदर। अब इनकी लेगेसी की बात करते हैं। दोनों ने मिलके भाई 1848 तक एक स्कूल की स्टार्ट की, जो कि लड़कियों का स्कूल था, सुधराज एंड एंटी सुधरा, कहाँ पे? पूना के अंदर। 1850 में कपल ने एक टू एजुकेशनल ट्रस्ट को इनिशिएट किया, द नेटिव फीमेल स्कूल पुणे के अंदर, द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ माहस माइंग्स एंड, ये भी आप देख सकते हो, ये एक्टिट्रस विच केम टू हैव मैनी स्कूल्स अंडर देम। 1853 के अंदर इन्होंने एक केयर सेंटर को ओपन किया फॉर प्रेग्नेंट विडोज टू हैव सेफ डिलीवरी, टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड ओनिंग टू सोशल नॉर्म्स, द बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, इसकी शुरुआत की इन्होंने अपने खुद के घर के अंदर। सत्याशोधक समाज, द ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया 24 सितंबर 1873 में। किसके द्वारा? ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले जी के द्वारा, और ऐसे ही सोच रखने वाले कुछ और लोगों के द्वारा मिलकर इसको स्टार्ट किया गया।
आल्सो सत्याशोधक समाज वॉज फाउंडेड विद द पर्पज टू गिव एजुकेशन टू लोअर कास्ट। जो लोअर कास्ट के लोग थे, शेड्यूल कास्ट के हो गए, शेड्यूल ट्राइब के हो गए, उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना ही इसका मेन मकसद था, टू मेड देम अवेयर अबाउट द एक्सप्लॉइटिंग ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी। अभी रिसेंटली जैन कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही थी। उनकी कोई डिमांड्स थी दो होली साइट्स को लेके। कौन कौन सी साइट्स थी? सामेत शिखर, जो कि कहाँ पे थी? पारसनाथ हिल झारखंड के अंदर। और फिर सातरुंजय हिल्स, जो कि पलिताना गुजरात के अंदर थी। झारखंड के अंदर इशू क्या था? इशू अबाउट द पारसनाथ हिल इज बीइंग डिक्लेयर्ड ए टूरिस्ट स्पॉट। इसको टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया गया, और साथ ही साथ इको सेंसिटिव जोन, विदाउट कंसल्टिंग द पीपल ऑफ जैन कम्युनिटीज। While in Gujarat, the row is over the vandalizing of shrine and related to the security concerns in concern in Satrunja Hills. बात करते हैं की फैक्ट्स की अबाउट पारसनाथ हिल और सातरुंजय हिल्स के बारे में। तो पारसनाथ हिल के बारे में देखते हैं सबसे पहले। ये कहाँ पे लोकेटेड है? गिरिडि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। द हाइएस्ट पीक इज 1350 मीटर एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर फॉर जैन्स। और ये इसको क्या कहते हैं? सामेत शिखर। हिल का नाम पड़ा था आफ्टर पारसनाथ, जो कि 23rd तीर्थंकर थे। 20 ऑफ द जैन तीर्थंकर अटेन साल्वेशन ऑन दिस हिल। 20 जैन तीर्थंकर्स ने यहाँ पे साल्वेशन को अटेन किया है। फॉर ईच ऑफ देम देयर इज अ श्राइन, या फिर घुमटी या फिर तुक इस हिल के ऊपर उनका बनाया गया है। सम ऑफ द टेम्पल ऑन द हिल्स आर बिलीव टू बी मोर देन 2000 ईयर ओल्ड। करीबन 2000 साल से भी पुराने टेम्पल्स कुछ हिल्स के, इन हिल्स के ऊपर अभी भी हैं। द सांथर्स कॉल इट मारंगबुरु, जो कि हिल ऑफ डाइटी है। देर सेलिब्रेट हंटिंग फेस्टिवल ऑन द फुल मून डे इन बैसाख मिड अप्रैल। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ जैन्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड undertook 27 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक टू क्लाइम द हिल्स टू रीच द समिट। तो भाई कई हज़ारों में जो जैन्स हैं यहाँ पे आते हैं, और 27 किलोमीटर का जो लॉन्ग ट्रैक है ना, उसको चढ़ के इस पूरी हिल के एंड पे पहुँचते हैं। अब बात करते हैं पलिताना और सातरुंजया हिल्स के बारे में। ये भी सेक्रेड साइट है, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ श्राइन है इन पलिताना टाउन, जो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर है। द श्राइन वॉज सेंटिफाइड व्हेन ऋषभ, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, gave his first sermon in the temple on the hilltop. It is one of the Jainism's holiest pilgrimage site. The Satrunja hill is an incredible hill, studded with temples। यहाँ पे भी काफ़ी temples है, जो कि बनाए गए हैं करीबन 900 साल से। It is said that आदिनाथ, जो जिसको ऋषभ नाम से भी जाना जाता है, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, इन्होंने यहाँ पे क्या था? मेडिएट किया था, ध्यान लगाया था बीनीथ द रायन ट्री एट द समिट। अब देखते हैं व्हाट इज जैनिज्म। Jainism came to prominence in 6th century BC when Lord Mahavira propagated the religion. There were 24 great teachers, the last of whom was Lord Mahavira. The 24 teachers were called it Tirthankars. उन्हीं लोगों को तीर्थंकार्स बोला जाता, जो ये 24 टीचर्स थे। पीपल हु अटेंड ऑल द नॉलेज, इनको हर तरह की नॉलेज अटेन हो गई थी, मतलब मोक्ष मिल गया था वाइल लिविंग, जीते जी। और फिर इन्होंने उसी नॉलेज को प्रीच किया और बाकी की जनता को। द फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ। द वर्ड जैना कम्स फ्रॉम द टर्म जीना, जिसका मतलब क्या है? कॉन्करर करना, मतलब किसी चीज़ को हासिल करना, जीत जीत करना। तीर्थंकर is a Sanskrit word meaning ford maker, the one who is able to ford the river, to cross beyond the perpetual flow of the earthly life. Jainism attaches utmost importance to ahimsa and non-violence. It preaches 5 महावर्त्स, मतलब 5 ग्रेट वॉर्स। पहला अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, दूसरा सत्य यानी कि सच्चाई, ट्रूथ, फिर आस्तेय आचार्य यानी कि नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, अपग्रह यानी कि नॉन अटैचमेंट, नॉन पोजेशन, फिर ब्रह्मचार्य यानी कि सेलिबेसी और चैस्टिटी। अमोंग दीज 5 टीचिंग, द ब्रह्मचार्य मतलब सेलिबेसी, ये किसके द्वारा ऐड की गई थी? महावीरा, जो कि लास्ट तीर्थंकर थे, 24th। His also रत्ना of the Jainism include सम्यक दर्शना यानी कि राइट फेथ, साम्यक ज्ञान मतलब राइट नॉलेज, साम्यक चरित्र यानी कि राइट कंडक्ट। जैनिज्म इज अ रिलीजन ऑफ सेल्फ हेल्प,
देर इज़ नो गॉड और स्पिरिचुअल बीइंग दैट विल हेल्प ह्यूमन बींग्स। तो इनका क्या कहना है कि कोई भगवान नहीं, कोई स्पिरिचुअल नहीं है, इंसानों को खुद की मदद खुद से ही करनी पड़ेगी। इट डज नॉट कंडेम द वर्ना सिस्टम। इन लेटर टाइम्स इट गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, कि भाई समय के साथ में इनके भी क्या है ना, थोड़ा सा बंटवारा हो गया, मतलब ये दो सेक्ट्स के अंदर बट गए। पहले तो कौन से, श्वेतांबर जिनको वाइट क्लैड भी बोला जाता था, अंडर सथलाभाहु। फिर बात करते हैं दिगंबर्स की, यानी कि स्काई क्लैड, अंडर द लीडरशिप ऑफ भाद्रबहु। ये थी आज की क्लास। बताइएगा कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी सुझाव हो, कोई सजेशन हो, कोई गलती हो गई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, और या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करके भी बता सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, और बाकी की क्लासेस की भी पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। सो मिलते हैं तब तक अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।